व्लादिमीर पुतिन अपने पूरे शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खोने वाले हैं। 2014 में उन्होंने बिना गोली चलाए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। ये पुतिन के शासन की सबसे बड़ी जीत थी, वो ट्रॉफी जो दुनिया को साबित करती थी कि रूस फिर से एक साम्राज्य बन गया है। और अब 12 साल बाद वही ट्रॉफी उनके लिए सबसे बड़ा जाल बनती जा रही है। जिस तरह से यह हो रहा है वही रूसी सरकार को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यह न तो टैंक से हो रहा है न ही आक्रमण से। ये एक ऐसी चीज से हो रहा है जिसे रूस बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा है। और इसे एक बिल्कुल ठोस उदाहरण में देखा जा सकता है। क्रीमिया में ईंधन की कमी हो रही है। सेवास्तोपोल प्रायद्वीप के सबसे बड़े शहर में पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही सीमा लगा दी गई थी, प्रति गाड़ी 20 लीटर। और कुछ ही दिनों बाद 20 लीटर भी नहीं मिल रहे थे। पेट्रोल बस खत्म हो गया था। मई के अंत में रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर ने माना कि सामान्य पेट्रोल खत्म हो चुका था। 2 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रकार पेट्रोल पंपों से गायब थे। रूस ने जिस जमीन पर 10 साल पहले कब्जा किया था, वहां अब लोग उस ईंधन के लिए लाइन में हैं जो पहुंच नहीं रहा। और देखिए, खास बात, इसकी वजह कोई आक्रमण नहीं है। कोई भी यूक्रेनी टैंक क्रीमिया की सीमा पार नहीं कर पाया, कोई भी सैनिक वहां नहीं गया। प्रायद्वीप की समस्या कुछ और है, जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है और कहीं ज्यादा समझदारी से किया गया है। यूक्रेन ने बिना हमला किए क्रीमिया वापस लेने का तरीका खोज लिया है और रूस 12 सालों में पहली बार इसे रोक नहीं पा रहा है। आपको इसका महत्व समझने के लिए याद करना होगा कि क्रीमिया का क्या मतलब है। जब पुतिन ने 2014 में उस प्रायद्वीप पर कब्जा किया था, तो उन्होंने उसे अपनी सरकार का गहना माना था। यह इस बात का सबूत था कि रूस फिर से एक साम्राज्य बन गया था। और जब असली आक्रमण 2022 में शुरू हुआ, तो क्रीमिया सब कुछ का आधार बन गया। वहीं से सैनिक, मिसाइलें और बम वर्षक निकलते थे जो यूक्रेन के दक्षिण पर हमला करते थे। सालों तक वह अछूता रहा, एक किला। हर किले की एक कमजोर कड़ी होती है और क्रीमिया की हमेशा वही रही है। वह लगभग एक द्वीप है। रूसी सैनिकों को वहां टिकाए रखता है। ईंधन, गोला बारूद, पुर्जे, खाना, सब कुछ बाहर से आना पड़ता है। और इसके लिए सिर्फ 3 रास्ते थे, 3 जीवन रेखाएं। पहली सबसे मशहूर है दुनिया में, केर्च पुल। जब इसका उद्घाटन हुआ था 2018 में, तो यह पुतिन का व्यक्तिगत गर्व था। 19 किलोमीटर लंबा कंक्रीट जो रूस को सीधे प्रायद्वीप से जोड़ता है, यूरोप का सबसे लंबा पुल। उद्घाटन पर उन्होंने कैमरे के सामने ट्रक चलाया था। यह विजय की ऐसी छवि थी जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता था। लेकिन यूक्रेन ने उसे मिटा दिया। धीरे धीरे पहली बड़ी विस्फोट ने अक्टूबर 2022 में पुल के एक हिस्से को गिरा दिया। जुलाई 2023 में नौसैनिक ड्रोन विस्फोटक से भरी बिना चालक वाली नावें पुल के सहारे वाले खंभों से टकराई। नुकसान सिर्फ संरचना में नहीं, भरोसे में भी हुआ। पुल खड़ा होने पर भी रूसी लोग इसका इस्तेमाल करने से डरते हैं। आज एक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी द्वारा विश्लेषित उपग्रह चित्र एक खुलासा करने वाली बात दिखाते हैं। इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच कोई भी रूसी सैन्य मालगाड़ी पुल से नहीं गुजरी, एक भी नहीं। यातायात कुछ यात्री ट्रेनों और एक मालगाड़ी तक सीमित था, जो रोज सिर्फ एक बार चलती थी। यानी खुद रूस ने अपने युद्ध उपकरणों को ले जाने के लिए अपने ही पुल पर भरोसा करना बंद कर दिया था। कमांडर भारी बख्तरबंद वाहन नहीं ले जाते, क्योंकि डर है कि क्षतिग्रस्त संरचना ढह सकती है या फिर किसी नए हमले से सब कुछ एक साथ गिर जाए। विजय का प्रतीक अब ऐसा स्थान है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो 2 रास्ते बचते थे और यही से कहानी तेज होने लगती है। दूसरा रास्ता था नावों का, रेलवे जहाज जो केर्च जलडमरू मध्य को पार करते थे।
वे वही चीजें ले जाते थे जो अब पुल नहीं ले जा सकता था। ये जहाज बहुत बड़े थे। उनमें से सबसे बड़ा स्लाव्यानिन 150 मीटर लंबा था। वह ट्रेन के डिब्बों को, जो ईंधन और गोला बारूद से भरे थे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता था। ये एक शांत विकल्प था। इसके बाद यूक्रेन ने इन नावों का शिकार शुरू कर दिया, एक एक करके। सबसे पहले अवांगार्ड मार्च में, और फिर 6 अप्रैल की सुबह आखिरी वाला। यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने स्लाव्यानिन पर ड्रोन भेजे और थर्मल इमेजेस जारी की। जहाज पानी के बीच में जल रहा है। इसके साथ ही दूसरी धमनी भी खत्म हो गई। रूस ने अभी अभी समुद्र के रास्ते भारी सामान को क्रीमिया तक पहुंचाने का तरीका खो दिया था। ध्यान दो कि क्या हो रहा था। हर रास्ता बंद होने पर रूस बाकी रास्तों पर ज्यादा निर्भर होता गया, और अब जो बचा था वो सिर्फ एक ही सड़क थी। आखिरी धमनी जमीन के रास्ते थी, एक हाईवे जो यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिण को काटता है। ये रूस के रोस्तोव शहर से शुरू होकर क्रीमिया तक जाती है, मारियोपोल, बर्डियांस्क के मेलिटोपोल से होकर। रूसी नक्शे में उन्होंने इसे नया नाम भी दिया, रोटानोवा रूसिया। और वर्षों तक ये सड़क काम करती रही। ये लंबी थी, मोर्चे से दूर थी, और सबसे अहम बात, ये यूक्रेनी ड्रोन की पहुंच से बाहर थी। टैंक, ईंधन, सैनिक, सब कुछ वहां से काफी सुरक्षित तरीके से गुजरता था। ये क्रीमिया के लिए जीवन रेखा थी। यहीं से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यह सड़क अब पहुंच से बाहर नहीं रही, और यहां एक पल के लिए रुकना बनता है, क्योंकि यही पूरी कहानी का दिल है। लगभग पूरी जंग के दौरान यूक्रेनी ड्रोन छोटी दूरी के ही थे। मशहूर FPV, वो अटैक ड्रोन जो आप वीडियो में देखते हैं, मोर्चे से करीब 20 किलोमीटर दूर तक ही निशाना साध सकते थे, और वो हाईवे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, बहुत दूर था। लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ ड्रोन से युद्ध करना ही नहीं सीखा, उसने इसमें महारत हासिल कर ली। नए मॉडल आए जो मध्यम और लंबी दूरी तक जा सकते हैं। हॉर्नेट नामक एक ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लक्ष्य खोजता है और करीब 150 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, और लंबी दूरी वाले FP1 और FP2 200 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। अचानक जो सड़क सुरक्षित थी, वह पूरे कब्जे वाले दक्षिण का सबसे खतरनाक स्थान बन गई। और यह संयोग से नहीं हुआ। मई के अंत में यूक्रेन ने अपनी छुपी हुई कार्रवाई का नाम बताया, रूसी रसद को रोकने का एक कार्यक्रम, जिसमें 11 करोड़ 30 लाख डॉलर सबसे बेहतरीन ड्रोन टीमों में लगाए गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के अनुसार इसका उद्देश्य रूस की बेकलाइन को घुटन देना था, सीधे सेना से न भिड़े, उस चीज को काट देना जो इस सेना को पोषण देती है। और उसकी दी संख्या चौंकाने वाली थी। मंत्री के अनुसार यूक्रेन ने इन मध्यम दूरी के हमलों से रूसी ट्रकों, गोदामों और काफिलों की तबाही को 4 गुना बढ़ा दिया है, और परिणाम को खुद रूसियों ने नाम दिया है। वे इसे मौत की सड़क कहते हैं। रूसी सैन्य ब्लॉगर जो रूस का समर्थन करते हैं, उन्होंने हाईवे के किनारे जले हुए ट्रकों की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने इसकी तुलना 80 के दशक के अफगानिस्तान की सड़कों से की। सड़क के किनारे बिखरे हुए वाहनों के ढांचे। एक और ने लिखा कि वह इलाका अब पीछे की सुरक्षित जगह नहीं रहा, और देखिए, यह यूक्रेन नहीं कह रहा है, यह रूसी पक्ष है, घबराया हुआ, अपनी खुद की तबाही का वर्णन कर रहा है। अब इन सबको शुरुआत की तस्वीर से जोड़े। सेवास्तोपोल में बिना पेट्रोल वाले पेट्रोल पंप। तीनों धमनियां काटने पर क्रीमिया को मिलना बंद हो जाता है, और वहां मौजूद लोगों को इसका तुरंत एहसास होता है। ईंधन जो नहीं पहुंचता, ये सेना है जो आगे नहीं बढ़ती, ये बख्तरबंद वाहन है जो खड़ा रहता है, और ये युद्ध के मैदान में दिखाई देता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस को हर किलोमीटर बढ़ने की कीमत अब बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। अक्टूबर में
हर किलोमीटर पर 67 सैनिकों की जान जा रही थी। अप्रैल में ये संख्या 169 थी। बिना आपूर्ति के हर मीटर महंगा पड़ता है। ये सिर्फ सेना तक सीमित नहीं, शहर में आम कारों को भी पेट्रोल की कमी होने लगी। पेट्रोल पंप पर लाइन आगे नहीं बढ़ रही। अब आपूर्ति का यह गला घोटना सिर्फ सैन्य सिद्धांत नहीं, पेट्रोल पंप की भी समस्या बन गया है। अगर आपको युद्ध का यह तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम युद्ध की हर चाल को खोलकर समझाते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। ये एक सवाल में सिमटता है, आखिरकार रूस बस इसे हल क्यों नहीं कर लेता? ये सवाल का जवाब बहुत कुछ बताता है। ड्रोन के खिलाफ पहले से रक्षा मौजूद है। यूक्रेन खुद इसका इस्तेमाल करता है और यह असरदार है। ये जाल है, बहुत बड़ी जालियां जो कभी कभी मछली पकड़ने के जाल से बनी होती है और लकड़ी के खंभों पर तनी होती है, सड़क को एक सुरंग की तरह ढक देती है। वे ड्रोन को पकड़ लेती है इससे पहले कि वह नीचे खड़े वाहन से टकराए। यूक्रेन ने जालियां लगाई तो वहां से कोई रूसी ड्रोन नहीं जा सका। ये इतना अच्छा काम करता है कि यूक्रेन हजारों किलोमीटर सड़कों को इन जालियों से ढक रहा है। तो सवाल साफ है, रूस क्रीमिया की सड़क को उसी तरह से क्यों नहीं ढकता? और यहीं पर रूस जिस मुसीबत में फंसा है उसका असली आकार सामने आता है। रूसी ब्लॉगर्स हफ्तों से इन जालों के लिए गुहार लगा रहे हैं, जाल मांग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और अब तक लगभग कुछ भी नहीं मिला है। कब्जे वाले क्षेत्र के राज्यपाल ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश सिर्फ नागरिक ट्रकों के गुजरने पर रोक था। इससे सैनिक खुले में रह जाते थे। रूसी सरकार से जुड़े एक ब्लॉगर ने शिकायत की कि इससे तो यूक्रेनी ड्रोन का काम और आसान हो गया। अब उन्हें यह भी नहीं देखना पड़ता कि कौन सा ट्रक नागरिक है और कौन सा सैन्य। यानी दो में से एक बात थी, या तो रूस के पास अब सड़क तक रक्षा पहुंचाने का कोई तरीका नहीं बचा है, क्योंकि जिन रसद साधनों से ये जालियां पहुंचाई जाती वही तो नष्ट की जा रही हैं, या फिर उसने चुपचाप तय कर लिया है कि क्रीमिया अब प्राथमिकता नहीं रही। इन दोनों में से कोई भी जवाब पुतिन के लिए विनाशकारी है। एक जवाब ये कहता है कि वो कर नहीं सका, दूसरा जवाब ये कहता है कि उसने हार मान ली है। और जब रूस हिचकिचाता है, यूक्रेन पहले ही अगले चरण में पहुंच चुका है। कम आपूर्ति के कारण प्रायद्वीप की वायु रक्षा प्रणालियां बिना पुनः पूर्ति नष्ट हो रही है। ये सिस्टम सस्ते नहीं हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के सबसे उन्नत S-300 और S-400 वायु रक्षा बैटरियों पर हमला किया है, जो सैकड़ों किलोमीटर का आकाश कवर कर सकते हैं। यूक्रेन ने बेलबेक हवाई अड्डे पर नेबोयू रडार, पेंटसिर सिस्टम और यहां तक कि जमीन पर खड़े MiG-31 लड़ाकू विमानों पर भी हमला किया है। एक जर्मन विश्लेषण के अनुसार सिर्फ मार्च से मई के बीच यूक्रेन ने रूस के 37 वायु रक्षा, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम नष्ट कर दिए। यह कुछ महीने पहले नष्ट सिस्टम्स की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। यूक्रेनी नौसेना ने कहा कि काला सागर में रूसी बेड़ा मुश्किल से समुद्र में निकलता है और हर बार कोई रक्षा प्रणाली गिरती है तो वो अगले हमले के लिए एक और बड़ी दरार खोल देती है। क्रीमिया, जो सालों तक हर पास आती चीज पर गोली चलाता था, अब यूक्रेनी विश्लेषक के अनुसार आसान निशाना बन गया है। और रूस के पास इससे बचने के लिए एक योजना भी है। वो जल्दी जल्दी लगभग 700 किलोमीटर लंबी एक नई रेलवे लाइन बना रहा है, जो रोस्तोव को कब्जे में ली गई शहरों जैसे मेलिटोपोल से जोड़ती है, एक ऐसे रास्ते से जो तट से दूर है। इसका मकसद एक नई, ज्यादा सुरक्षित सप्लाई रूट बनाना है। समस्या समय की है। इस रेलवे को तैयार होने में महीनों लगेंगे और घेरा अभी कसता जा रहा है। और यही वजह है कि इस कहानी का मुख्य विचार जितना सरल है उतना ही क्रूर भी है। क्रीमिया टैंकों के हमले में नहीं गिरेगी। इसे संभालना बहुत महंगा पड़ जाएगा। उसे ऐसे घेर लिया जाएगा कि उसे रखना उसकी कीमत से ज्यादा खर्चीला होगा। सोचिए,
इसका युद्ध पर क्या असर होगा। वो प्रायद्वीप जो दक्षिण में पूरी रूसी हमले की आपूर्ति करता था, अब संसाधन भेजने के बजाय उन्हें खींच रहा है। ट्रॉफी अब बोझ बन गई है, बेस अब जाल बन गई है, और इसमें विडंबना भी है। पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पर लगभग बिना कोई गोली चलाए कब्जा कर लिया था। ये एक तेज, सटीक ऑपरेशन था जिसे दुनिया को समझने में समय लगा। 12 साल बाद वो ठीक उसी तरह से खोई जा सकती है। ना कोई आक्रमण, ना कोई बड़ी लड़ाई, सिर्फ धीमा और लगातार कसाव, क्योंकि किसी ने वापसी के सारे रास्ते काट दिए हैं। जो हमेशा के लिए जीत लग रही थी वो कमजोर साबित हुई। और शायद यही इस युद्ध का सबसे असहज सबक है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि किसी क्षेत्र पर कब्जा करना मतलब हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना। और यह अभी भी हो रहा है। हर हफ्ते घेरा और भी कसता जा रहा है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, और यही वजह है कि इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस गिरावट के हर कदम पर नजर रखेंगे और आगे बहुत कुछ आने वाला है। अब आपके लिए सवाल है, क्या क्रीमिया फिर से यूक्रेन का हिस्सा बनेगा, या रूस अभी भी इस पर पकड़ बनाए रखने का कोई तरीका निकाल लेगा? आपका क्या अनुमान है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।